नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 21। इससे पहले हमने 19 सेट देखे हैं। 19 सेट देखे हैं पूरे विस्तार के साथ। उसी क्रम में आज अगला सेट देखेंगे और आप लोग तैयारी थोड़ा मन से करेंगे। प्रतियोगिता बहुत टफ होने वाली है और आप लोग जानते हैं कि सबका रिजल्ट भी नहीं होने वाला है। जो मन लगा के पढ़ेंगे उनका ही रिजल्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से, और प्रश्न है परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो ये चौथी पंचवर्षीय, किस पंचवर्षीय योजना के तहत? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 1969 से लेके 74 तक, 1969 से 74 तक ये डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था स्वामित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। अच्छा, आप लोग बताएं, इसके तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1964 में शुरू हुआ था। कब? 1964 में शुरू हुआ था। 1954 में क्या हुआ था? तो 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1954 में। अच्छा बताएं 1960 में महत्वपूर्ण क्या हुआ था? तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना हुआ था। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना हुआ था। अच्छा आप लोग बताएं 1968 में क्या हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो किसकी वनस्पति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय वन। किसका? ज्वारीय वन, जिसे हम लोग मैनग्रोव वन के नाम से जानते हैं। इसे ही हम लोग मैनग्रोव वन के नाम से जानते हैं। अब पूरे विश्व में 7% मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। 7%। भारत में कहाँ? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र, अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश, काराकोरम, कुनबुल। ये सभी पर्वत जो है हिमालय श्रृंखला का भाग है। अच्छा, हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम लोग 4 श्रेणी में बांटते हैं। कितने श्रेणियों में बांटते हैं? 4 श्रेणी में। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम जो चोटियां हैं और सियाचिन ग्लेशियर, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होता है बृहद हिमालय। सारे जो ऊंची चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी, नामचा बर्मा, ये सब किस में आते हैं? ये सब बृहद हिमालय में आते हैं। किस में आते हैं? बृहद हिमालय में आते हैं। उसके बाद मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में जितने घूमने वाले स्थल हैं, पर्यटक स्थल है, दार्शनिक स्थल है, जैसे गंगोत्री, केदारनाथ, कुन्नू, मनाली, ये सारे किस में आते हैं? ये सब मध्य हिमालय में आते हैं। और शिवालिक जो हिमालय का पाद प्रदेश यानी हिमालय में प्रवेश करने वाला क्षेत्र शिवालिक हिमालय कहलाता है। तो देहरादून ये शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कल्लर। ऑप्शन नंबर सी। किस नाम से? कल्लर। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? तो यूराल पर्वत ये बनाते हैं, कैस्पियन सागर ये भी बनाते हैं, काकेशस पर्वत ये भी बनाते हैं, स्वेज नहर ये नहीं बनाते। स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका के मध्य सीमा बनाती है। स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका के मध्य सीमा। अच्छा आप लोग बताएं कैस्पियन सागर
से कितने देशों की सीमा लगती है? तो इसका एक ट्रिक हम बताए हैं, केट्री। इसका ट्रिक है केट्री। के से बताएं आप लोग, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और ईरान, ये 5 देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा। अच्छा, काकेशस पर्वत, तो काकेशस देश कितने हैं? काकेशस देश हम लोग मूल रूप से 4 देखते हैं। कौन कौन? अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और रूस, ये काकेशस देश कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है देख लेते हैं। दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर, छोटा नागपुर की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है, ये गलत है। छोटा नागपुर का ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ चोटी, पारसनाथ चोटी। गुरु शिखर अरावली की ऊंची चोटी है, गुरु शिखर अरावली की ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमोदी। क्या नाम है? अनाईमोदी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितना? 2695 मीटर। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, आप लोग बताएं, सतपुड़ा की ऊंची चोटी का क्या नाम है? सतपुड़ा का धूपगढ़ी, सतपुड़ा का धूपगढ़ी। याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट सिंगापुर। कौन? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देश। भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देश, तो भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देश हो गए इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किवीरती। ये देश भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? विषुवतीय व्यास कितना है पृथ्वी का? तो विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास कितना है? तो ध्रुवीय व्यास कितना है पृथ्वी का? 12,713.6 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है? तो आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड का ग्लांड में, स्विट्जरलैंड के ग्लांड शहर में इसका मुख्यालय है। आईयूसीएन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ग्लांड में WWF का भी मुख्यालय है, ग्लांड में WWF का भी मुख्यालय है। नेरोबी में किसका मुख्यालय है? तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नेरोबी में। न्यूयॉर्क में हम लोग जानते हैं यूएनडीपी और यूनिसेफ, ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अच्छा, पेरिस, तो पेरिस में किसका मुख्यालय है? तो पेरिस में OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया, 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया। अच्छा, रामसर संधि कब हुआ था? तो रामसर एक जगह है ईरान में। कब हुआ था रामसर संधि? तो रामसर संधि हुआ था 2 फरवरी 1971 में, 2 फरवरी 1971 में। अच्छा, आप लोग बताएं, भारत में अभी कितने स्थल को रामसर संधि के तहत दर्ज किया गया है? तो कुल 75। कुल कितने आर्द्रभूमि? तो 75 स्थलों को। अच्छा, सबसे अधिक रामसर भूमि किस राज्य में है? सबसे अधिक तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में 14 स्थल को, और उसके बाद यूपी में 10 स्थलों को। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो जैविक और अजैविक घटक किसके होते हैं? तो हम लोग जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी। इससे कंफ्यूजन का 2 क्वेश्चन आता है, दोनों हम लोग देख लेते हैं। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था?
पारिस्थितिकी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? टॉन्सले ने दिया था। किसने दिया था? टॉन्सले ने दिया था। याद रखेंगे, पारिस्थितिकी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने और पारिस्थितिकी तंत्र दिया था टॉन्सले ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रामसर सूची में सूचीबद्ध डीपोर झील किस राज्य में है? तो डीपोर झील किस राज्य में है? असम में है। किस राज्य में है? असम में है। मणिपुर में एक फेमस झील है लोकटक झील। कौन सा झील? लोकटक झील। अच्छा आप लोग बताएं, डिंडवाना झील किस राज्य में है? डिंडवाना झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। किस राज्य में है? राजस्थान में। कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुसूची में है? तो संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये अनुसूची 5 में। किसमें? अनुसूची 5 में है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ के बारे में। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ के बारे में। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा सीटों के बारे में। राज्यसभा सीटों के बारे में है। अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं उनके बारे में चर्चा है। वो 4 राज्य कौन कौन है? तो वो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 4 राज्य के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अनुसूचित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो हम लोग जानते हैं भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का कौन में? निर्वाचन 15 में और आपात उपबंध 18 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो उसका मुख्य अंतर हम दोनों में क्या है? भारत का संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, दोनों जगह संसदीय प्रणाली है। तो उसका अंतर है न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन। भारत की संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। अच्छा आप लोग बताएं, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो आप लोग बताएं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से विधि द्वारा शासन, एकल नागरिकता, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक। ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छा अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और उद्देशिका का विचार किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अच्छा आप लोग बताएं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किससे? दक्षिण अफ्रीका। जबकि आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला साहित्य के क्षेत्र में जो मनोनयन किया जाता है वो किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समानता या विधि का शासन, ये अनुच्छेद 14 के अनुसार। अच्छा अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 में क्या चीज़ का वर्णन है बताएं आप लोग? तो अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी कानून के बारे में है। नागरिकता संबंधी कानून के बारे में तो क्या कहा गया है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनेगा वह संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकार के अल्पीकरण से संबंधित जितनी भी विधियां हैं वह किस में वर्णित है? अनुच्छेद 13 में वर्णित है। और हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है अनुच्छेद 21 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति।
किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। अच्छा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ होता है। और अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी उसकी उम्र कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष या उससे ऊपर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए कितना मिनिमम एज है। अच्छा बताएं, विधानसभा और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? विधानसभा और लोकसभा के लिए, तो विधानसभा और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितना है? राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए कितना है? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल, गवर्नर का न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष। कितना है? 35 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? हम लोग जानते हैं 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था, और इसे संविधान के 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन नगरपालिका से संबंधित था और ये 1992 में हुआ था, और ये अनुसूची 12 में जोड़ा गया था। किस अनुसूची में? अनुसूची 12 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं, इसके तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 49वां संविधान संशोधन, त्रिपुरा राज्य में स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक प्रदान किया गया था। त्रिपुरा के जिला परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 49वां संविधान अधिनियम के तहत। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारत की मूल अधिकार नहीं है? तो कौन मूल अधिकार नहीं है? कानून के समक्ष समानता, ये बिल्कुल है। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी है। भाषण देने की स्वतंत्रता, ये भी है। अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सही, आंसर यही मिल गया। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती, बिल्कुल गलत। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है, अनुच्छेद 280 में। अच्छा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। और वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह वर्तमान के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी। कैग आया है तो बताएं, कैग की चर्चा संविधान, कैग का गठन किसके तहत किया गया? अनुच्छेद 148 के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत। अच्छा बताएं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, 300 लोकसभा से। लोक लेखा समिति 22 सदस्य, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है। तो लोकसभा में इसका अध्यक्ष, लोकसभा कार्य मंत्रणा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। अच्छा, इसकी हत्या किसने किया था? तो इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या किया था और गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन का बचपन का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन का बचपन का दो नाम था, एक अली और एक गुरसाप्स। ये अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन तथा अस्थायी सेना रखने का प्रथा चालू किया था। घोड़े दागने की प्रथा, और इन्होंने जो कर था राजस्व कर 1/2 लगाया। राजस्व कर इन्होंने कितना लगाया? 1/2 लगाया। और लूट के माल पे जो 1/4 था उसे 3/4 कर दिया गया। लूट के माल पर इतना राजस्व कर लगाया था। और लूट के माल को क्या कहा जाता था? खम्स कहा जाता था। लूट के माल को क्या कहा जाता था? खम्स कहा जाता था। इन्होंने बाजार में धोखाधड़ी रोकथाम के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपनाया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ख्रीज खां। कौन था? ख्रीज खां, ऑप्शन नंबर ए। ख्रीज खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इन्होंने क्या उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन में आया है, हुआ को प्रश्न है कि ख्रीज खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो रैयत आला की उपाधि धारण की थी। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ख्रीज खान तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग का क्या था? सेनापति था। ख्रीज खां का पुत्र का नाम था मुबारक खां। ख्रीज खां का पुत्र का क्या नाम था? मुबारक खां। अच्छा, इसका एक जीवनी है, तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने किया था? सर हिंदी ने किया था। किसने किया था? सर हिंदी ने किया था। और ये अलाउद्दीन आलम शाह, ये सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न है, निम्न मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी। शाहजहां का बचपन का क्या नाम था? तो इसका बचपन का नाम खुर्रम था। क्या था? इसका बचपन का नाम खुर्रम था। अच्छा, शाहजहां ने आसफ खां था, उसे कौन सी उपाधि दिया था? तो आसफ खां को वजीर नियुक्त किया था। आसफ खां को वजीर नियुक्त किया था। और महाबत खां को खानखाना की उपाधि दिया था। महाबत खां को खानखाना की उपाधि। इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया, दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और लाल किला का शीश महल का निर्माण करवाया था। अच्छा, आप लोग बताएं, ताजमहल का वास्तु। प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त को कविराज, अश्वमेधकर्ता और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति लेख जिसकी रचना हरिसेन ने किया था, किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे महाधीराज कहा जाता था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। श्रीगुप्त कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हम लोग सेट में 2-3 बार रिपीट किए हैं। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो हम लोग जानते हैं शतपथ ग्रंथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका? यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। अच्छा बताएं, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण और कोशितकी ब्राह्मण।
अच्छा, सामवेद का, तो सामवेद का पंचविश और षड्विश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश और षड्विश। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। क्या नाम है? गोपथ। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं, सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं और अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? इसका ट्रिक है, ये 3 क्वेश्चन आते हैं, ट्रिक है। विष्णु जी सर पे मोर का पंख लगाते थे, तो मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर ए। विष्णु पुराण मौर्य वंश से गुप्त वंश, गुप्त वंश किस पुराण से? तो वायु पुराण। वायु गुप्त होता है, वायु दिखता, देख नहीं सकते नंगी आंखों से, तो गुप्त वंश का वर्णन वायु पुराण से संबंधित है। और मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है, आंध्र सातवाहन वंश से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। किस संधि से? मद्रास की संधि से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग जानते हैं वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। ये 1780 से 84, 1780 से 84 के बीच हुआ था और मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। किस संधि से? मंगलोर की संधि से। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 92 के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था वेलेस्ली के समय में, इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुलेमित नहीं है? नौसेना विद्रोह 1946 सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 34 ये भी सही है। वारदोली सत्याग्रह 1928 ये भी सही है। पूना पैक्ट 1931 ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। पूना पैक्ट 26 अक्टूबर 1932 को हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था यरवदा जेल में। अच्छा, पूना पैक्ट के बाद अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कितने सीटों का आवंटन किया गया था? तो कितने सीटों का किया गया था? तो अंग्रेजों ने जो उसके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था उसे ख़त्म करके इनको कुल 71 पहले जो सीट था उसे बढ़ाकर 147 आरक्षण सीट दिया। 147 आरक्षण सीट दिया था गांधी जी ने। चलिए अगला। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ये 12वां अधिवेशन। कब? 12वां अधिवेशन हुआ कब था? 1896 में। 1896 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था रहमतुल्लाह सयानी ने। किसने? रहमतुल्लाह सयानी ने। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अच्छा, तो आप लोग बताएं 11वां अधिवेशन। 11वां अधिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग देख लेते हैं। 27वां अधिवेशन हुआ था 1911 में। 1911 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था शिव नारायण धर ने, जिसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। 1911 का अधिवेशन में जन मन गण गाया गया था। अच्छा, आप लोग बताएं 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और 1906 जो 22वां अधिवेशन था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था और ये कलकत्ता में हुआ था। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक थे विलियम कैरी। कौन थे? विलियम कैरी थे। विलियम कैरी थे। बंगाल गजट तो पत्रिका का संपादक कौन था? तो बंगाल गजट का संपादक था जेम्स अगस्टम हिक्की, जिसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी
ने एक पत्रिका प्रारंभ किया था जिसका नाम था रफ्त गुफ्तार। रफ्त गुफ्तार ये एक गुजराती पाक्षिक पत्रिका था जिसका प्रकाशन 1851 ईस्वी में हुआ था। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष, और उसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है एक साथ नहीं पिघलने का? तो इसका कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। क्या करता है? सूर्य से जो भी ऊष्मा आती है उसका ज़्यादातर ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस परावर्तित कर देता है, इसलिए वह एक साथ नहीं पिघलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? तो ये हो जाएगा क्योंकि इनमें न्यून ताप पर जीवाणु एवं फफूंदी, न्यूनतम ताप पर जीवाणु और फफूंदी क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। अच्छा आप लोग बताएं रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया था हैरिसन और टिनिंग ने। हैरिसन और टिनिंग ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो ये होता है विषुवत रेखा पर, सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। सबसे अधिक किस पर होता है? ध्रुवों पर होता है। और शून्य किस पर होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसे भी अगर हल्दी वाला हाथ हम लोग धोते हैं तो जैसे उसमें साबुन लगाते हैं तो उसका कलर भूरा लाल हो जाता है, यह क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन है फ्लोरेंस्टाइन ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो वाष्प पारा और ऑर्गन, ऑप्शन नंबर डी। वाष्प पारा और ऑर्गन, ऑप्शन नंबर डी। और विद्युत बल्ब में ऑर्गन या नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। अच्छा आप लोग बताएं जो कृत्रिम सांस जो लिया जाता है तो कृत्रिम सांस के रूप में किसका उपयोग करते हैं? वो कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, दूध तथा पानी का मिश्रण। अच्छा टिंडल प्रभाव होता क्या है जान लेते हैं। जब प्रकाश किसी कोडाइली माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है, तब पदार्थ का मार्ग हम लोग को दिखाई देने लगता है। पदार्थ का मार्ग दिखाई देने लगता है तो पदार्थ की इसी घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? तो ये है प्लेस्टीज। प्लेस्टीज केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। अच्छा रसधानी ये जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। यह कोशिका का निर्जीव रचना है, कोशिका का निर्जीव रचना है। लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या का घर कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर डी,
ग्लाइकन, ऑप्शन नंबर डी। और पादप का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट उपापचयन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन के द्वारा। इंसुलिन का स्रावन किससे होता है? इंसुलिन का स्रावन अग्नाशय से होता है। किससे होता है? अग्नाशय से होता है। थायरोक्सिन का स्रावन किससे होता है? तो अबटू ग्रंथि से। किससे होता है? अबटू ग्रंथि से होता है। अच्छा, एड्रेनिन को हम लोग कहते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन। ये अधिविक ग्रंथि से इसका स्रावन होता है। कैल्सिटोनिन क्या होता है? तो कैल्सिटोनिन क्या होता है? इसका स्रावन परा अबटू ग्रंथि से निकलता है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करता है और इसका स्रावन कहाँ से होता है? परा अबटू ग्रंथि से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं किस संघ में? ऑर्थोपोडा संघ में। किस संघ में? ऑर्थोपोडा संघ में। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, मच्छर, ये सारे ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। मोलास्का, तो मोलास्का में इसका समझने का तरीका है जिसका शरीर की रचना मुलायम होती है वह मोलास्का संघ में आते हैं। जैसे घोंघा, ऑक्टोपस, डोरिस, सीपीस, ये सारे मोलास्का में आते हैं। किस में आते हैं? मोलास्का। अच्छा बताएं, कार्डेटा समूह में कौन आते हैं? तो हम लोग मनुष्य, पक्षी, समुद्री घोड़ा, मेढक, ये सारे किस में आते हैं? कार्डेटा समूह में आते हैं। किस में? कार्डेटा समूह में। अच्छा, ये इकाई मोड मेटा समूह, इसमें जो है इसका उदाहरण क्या हुआ? तो जितने भी फिश हैं, चाहे वो जेली फिश हो, सेल फिश हो, सिल्वर फिश हो, केटल फिश हो, ये सारे इसी समूह में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जंतु संघ होता है ऑर्थोपोडा संघ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? तो इसकी त्रुटियों को दूर किया था नील्स बोर ने। किसने? नील्स बोर ने दूर किया था। अच्छा, चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने? चैडविक ने किया था। थॉमसन ने किसकी खोज किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। किसका? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एकदम अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इससे एक न एक क्वेश्चन इससे आते ही हमेशा। तो किसका प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए गर्म एल्यूमिना, किसका? गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि। अमोनिया गैस बनाने के हैवर विधि में किसका प्रयोग करते हैं? लोहे का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। निकेल का उपयोग वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकल का प्रयोग करते हैं। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बनाने की सीसा कक्ष विधि में किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता या हटाता है? तो किस विधि द्वारा हटाता है? पाइसीकरण, ऑप्शन नंबर ए। साबुन ग्रीज को किस विधि के द्वारा हटाता है? पाइसीकरण विधि के द्वारा हटाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कौन सही सुमेलित नहीं है? ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए, यही सही नहीं है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक, बिल्कुल सही। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक, बिल्कुल सही। ओलिव की शाखा क्या चीज़ का प्रतीक है? शांति और जीत
जीत का प्रतीक है ओलिव की शाखा। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बना? तो ये औरंगजेब के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। शाहजहां के द्वारा आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण हुआ। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। और दिल्ली का मोती मस्जिद किसने बनाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। अच्छा, औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मोहम्मद हकीम। मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। इन्होंने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। गुरु तेग बहादुर की हत्या इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को 1686 ईस्वी में अपने राज्य में मिलाया था। अच्छा, औरंगजेब का चिकित्सक, ये भी एक बार एग्जाम में आया है कि औरंगजेब का चिकित्सक कौन था? तो फ्रांसीसी यात्री था। फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर, वह औरंगजेब का चिकित्सक था। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने किया? तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना तुकाराम ने किया। किसने? तुकाराम ने। माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया था। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? माधवाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना किया था। और विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना किया था। किसका? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किया था। दोस्तों, ये था 50 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सेट। आप लोगों को हर एक एग्जाम में इससे जरूर फायदे होंगे। आप लोग पर डे सेट को देखिए और मैं वादा करता हूं कि एग्जाम में आपके जीके जीएस से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको सेट के द्वारा उसमें मदद करवाएंगे और उससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सेट से उसमें टच करेंगे ही। इस बात का आप ध्यान रखेंगे अगर आपकी पढ़ाई मन लगा के आप करते हैं तब। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे